हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गुंड आप लोगों को 14 जनवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम और अन्य एग्जामों में काफ़ी लाभदायक होंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। पहला सवाल बना है कि पी एस एल वी C62 में किस चरण में गंभीर खराबी आई है। किस चरण में गंभीर खराबी आई है? तो भाई साहब, वो कौन सा है? वो है आपका PS3। यानी कि जो PSLV का तीसरा चरण था ना, उसमें क्या है? उसमें खराबी आई है। खराबी क्या है? देखिए, ये अगर रॉकेट है ना, ये अगर रॉकेट है तो रॉकेट भी ना कई चरण में बटा होता है, कई चरण में बटा होता है। और ये आगे जाके आपका क्या होता है? पेलोड होता है। तो पहले शुरू में क्या होता है कि सॉलिड फ्यूल डाला जाता है, फिर लिक्विड डाला जाता है, फिर सॉलिड डाला जाता है। तो ऐसे करके इनका चरण बटा होता है। तो ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज जब गई तो ये क्या हुआ? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यहीं पे ये जो मिशन होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कुछ, तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगे अच्छे से। PSLV क्या है? तो PSLV ने, ये रॉकेट का नाम है। क्या है ये? PSLV रॉकेट का नाम है। ये कौन सा रॉकेट है? तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। अब बोलेंगे सर, इन्हें व्हीकल किस लिए बोला जाता है? भाई साहब, क्या होता है ना, रॉकेट एक ही चीज़ होती है, रॉकेट होती है। रॉकेट के ऊपर ना एक ऐसे टोपा जैसा रहता है। अगर टोपा में आप इसके अगर सैटेलाइट डाल दो, क्या है कि सैटेलाइट डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सैटेलाइट मिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी टोपे में आप ला करके परमाणु बम डाल दो या कोई विस्फोटक डाल दो, तो ये क्या कहलाने लगता है? ये मिसाइल कहलाने लगती है। बस बात इतनी सी है। तो बोलोगे अच्छा सर ऐसी बात है? तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर इसके बाद मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि हमारी ना एक इसरो है। क्या है ये? इसरो है। ये एक स्पेस एजेंसी है। क्या है? स्पेस एजेंसी है। यानी कि इसका काम क्या है? इसका जो काम है ना, वो सैटेलाइट रॉकेट को बनाना और सैटेलाइट को छोड़ना, ये सब किसका काम है? इसरो का काम है। और DRDO किस लिए? DRDO का काम है हमारी जो रक्षा तकनीकी है उसे और बेहतर करना। ठीक है। तो अब कहोगे सर इसरो है, ठीक है, ये चीज़ें तो मैं समझ गया। तो मैं बोलूँगा इसरो है, तो इसरो को अगर आप समझ गए तो इसरो के बाद दो चीज़ें और समझिए। एक है BS, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कहोगे ठीक है सर, इसको भी समझ लिया। तो मैं बोलूँगा फिर एक चीज़ समझिए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर। दो चीज़ें मैं आपको बता दिया। ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये कहाँ पे है? ये है भाई साहब आपका केरल में। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? तो मैं कहूँगा कि ये है आंध्र प्रदेश में। एक द्वीप है, द्वीप का नाम क्या है? श्री हरिकोटा। अब बोलोगे सर ये द्वीप क्या होता है? तो मैं बोलता हूँ कि भाई साहब, कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा ना जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। अगर वो नदी में है तो वो नदी द्वीप हो जाएगा, और अगर वो समुद्र में है तो आपका समुद्री द्वीप हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। मैं बोलूँगा कि भैया ने ये, इससे पहले हम जानते थे थुम्बा के नाम से। किस नाम से जानते थे? थुम्बा के नाम से। कब बना था सर ये बना था 1963 में। बोलोगे ठीक है। तो सर ये तब क्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या है? भाई साहब, 1963 में ये बना था, लेकिन 30 दिसंबर 1970 में मृत्यु हो जाती है। किसकी? विक्रम साराभाई का। और यही विक्रम साराभाई हैं जिन्होंने इसरो में अपना अहम रोल निभाया है। ठीक है। तो 30 दिसंबर 1970 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में थुम्बा का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। बोलोगे ठीक है सर, इतना भी समझ गया। मैं बोलूँगा कि भैया अगर इतना आप समझ गए हो ना, तो एक चीज़ और समझ जाओ कि ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, ये यान, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान। आप बोलोगे सर ये अंतरिक्ष यान क्या होता है? भैया जैसे एक चीज़ समझिए, जैसे जल में चलने वाली जो चीज़ें होती है उन्हें आप जलयान बोलते हैं ना।
जलयान कोई ऐसा यंत्र जो जल में चल रहा हो तो उसे जलयान बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो वाहन होते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यान बोलते हैं। बोला ठीक है सर, अंतरिक्ष यान है तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैं बोला बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, इन यान और इसी यान को क्या बोलते हैं? रॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकेट बोलते हैं, या फिर इसको प्रमोचक यान भी बोल सकते हैं। तो ये जो रॉकेट है ना, इसका डिजाइनिंग का काम किसके पास रहता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पास। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ही डिसाइड करता है कि जो रॉकेट है वो कैसा बनेगा, उसका डिज़ाइन क्या होनी चाहिए। जैसे कार वाली कंपनी रहती है तो कार वाली कंपनी का एक ऐसा कार्यालय रहता है जो ये डिसाइड करता है कि कार दिखनी कैसी चाहिए, उसकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका घर है तो घर कैसा बनना चाहिए, तो उसकी डिजाइनिंग पहले हो जाती है। फिर उसके बाद मिस्त्री उस्त्री सब आते हैं, इंजीनियर पहले डिजाइनिंग बनाता है, मिस्त्री आके फिर उस टाइप का घर बनाता है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, ये आपका इंजीनियर है। और ये क्या है कि रॉकेट कैसा बनना चाहिए इसकी ये डिजाइनिंग कर दिया। अब डिजाइनिंग तो होगी, अब ये भी बताता है कि इसमें किस टाइप के इंजन लगेंगे, कैसे कैसे इंजन रहेंगे, ये सारी चीज़ें ये बता देता है। यानी कि सब कुछ करके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दे दिया। तो अब क्या है कि एक हमारे पास ना कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है, इधर आप आओ, उस कंपनी का नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है इसका? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एक कंपनी है एन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब बोलोगे सर श्री हरिकोटा के बारे में बता के बस आप इतने पे चुप हो गए। मैं बोला नहीं भैया, थोड़ा सा रुको, आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक ना इसरो की एक क्या है, ये वाणिज्यिक कंपनी है। क्या है ये? कॉमर्शियल संस्था है। और ये पूर्णतः क्या है? गवर्नमेंट के, यानी कि सरकारी है। क्या है? सरकारी है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, इतनी जब चीज़ें समझ में आ गई तो ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ना, ये क्या काम करते हैं कि जो डिज़ाइन बन गई है ना, इंजीनियर ने ये डिज़ाइन बना दी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, तो ये जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर L&T, इन लोगों के पास जाएगा और बोलेगा भैया ये पकड़ो डिज़ाइन, और मुझे ऐसे इंजन का ऐसे और ये सब पार्ट्स बना के मुझे दे दो। ठीक है, रॉकेट के पार्ट्स बना के मुझे दे दो। तो हाल बोलेगा ठीक है मैं दे देता हूँ। हाल या L&T बना के आपको दे देगा। किसको दे दिया? ये दे दिया NSIL को। किसको दे दिया? NSIL को। NSIL सारा आइटम पकड़ेगा, जितना ये तामझाम है, जितने आइटम रहेंगे रॉकेट के सारे पकड़ के दौड़े दौड़े भागेगा कहाँ पे? श्री हरिकोटा में। कहाँ पे भागेगा? श्री हरिकोटा में भाग गया। श्री हरिकोटा ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, एकदम मुहाने पे श्री हरिकोटा में भागेगा। तो बोलेगा कि सर आपके पास ना श्री हरिकोटा में जैसे ही पहुँचेगा तो बोलेगा कि सर आपके पास ना श्री हरिकोटा में देखिए, श्री हरिकोटा में वहाँ पे ना एकीकृत, यानी कि इन्हें जोड़ने का जो सामान बिखरे हुए हैं ना रॉकेट के, इन्हें जोड़ने का वहाँ पे मकान है, यानी कि बिल्डिंग है, वहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, असेंबल वहीं पे किया जाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पास। ठीक है, वहीं पे सब रॉकेट को खड़ा करके उनके सारे पार्ट्स जोड़े जाते हैं। ठीक है, जोड़ लिए जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी कि जो डिजाइन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो NSIL है वो टेंडर किसी और को देती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को या L&T को दे देगी, तो वो बना देंगे। सारा सामान आएगा कहाँ पे? श्री हरिकोटा में। श्री हरिकोटा में वहाँ पे सारे सामान को एक साथ जोड़े जाएंगे। फिर अब हमें चाहिए लॉन्चिंग पैड। क्या चाहिए हमें? लॉन्चिंग पैड चाहिए। क्या चाहिए? लॉन्चिंग पैड। तो आप बोलोगे सर लॉन्चिंग पैड चाहिए अब तो मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं, अगर लॉन्चिंग पैड चाहिए तो क्या दिक्कत है लॉन्चिंग पैड में? तो बोलेंगे सर लॉन्चिंग पैड कहाँ है? तो मैं बोलूँगा कि जो श्री हरिकोटा वहाँ पे 2 लॉन्चिंग पैड है जिनका नाम FLP जिसे बोलते हैं
फर्स्ट लॉन्चिंग क्या है, फर्स्ट लॉन्चिंग पैड। फिर दूसरा है SLP, सेकेंड लॉन्चिंग पैड। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये है भाई कि जो तुम्हारा रॉकेट बना है ना, वो इन्हीं लॉन्चिंग पैड से जाती है। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉन्चिंग पैड है ना, वो ज़्यादा वजन वाले रॉकेट को वो प्रक्षेपित कर पाता है। बोलोगे ठीक है सर, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई, यहाँ पे सारा सामान आ गया। सारा सामान आने के बाद यहाँ पे जुड़ेगा और यहीं से वो चीज़ें लॉन्च लॉन्च होती है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आपको अभी याद होगा तो एक मिशन गया था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, और ये पूरे दुनिया का सबसे भारी रॉकेट मतलब सैटेलाइट था, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसका वजन 6100 किलोग्राम, लगभग 6.1 टन था। इतना आपको मालूम है? इतना आपको मालूम है? तो आप फिर बोलोगे सर रॉकेट भी तो रहा होगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल भाई था रॉकेट। रॉकेट का नाम था LVM Mark 3। तो बोलोगे कि सर मिशन भी तो कोई होगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल मिशन भी था M6, LVM Mark 3 M6। ये जो LVM Mark 3, इसको बाहुबली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाहुबली के नाम से। पहले इससे ये जो LVM है ना, ये रॉकेट का नाम है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसे बाहुबली के नाम से जानते हैं। और ये मिशन छठा था। तो कोई मिशन जो 4 था ना, उसमें चंद्रयान 3 को हमने क्या किया था, छोड़ा था। तो आप बोलोगे सर ठीक है, इतनी बातें तो मुझे समझ में आ गई कि चलो ठीक है। तो जहाँ से ना रॉकेट को छोड़ा जाता है ना, उस पोर्ट को हम बोलते हैं स्पेस पोर्ट। क्या बोलते हैं? स्पेस पोर्ट। जहाँ से अब ये जो सैटेलाइट है हम कहाँ से छोड़ रहे हैं, तो श्री हरिकोटा से सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। तो श्री हरिकोटा क्या है? एक स्पेस पोर्ट है। तो हमारे देश में एकमात्र अभी स्पेस पोर्ट है जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। आई होप कि इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा स्पेस पोर्ट हमारे देश में बन रहा है, दूसरा स्पेस पोर्ट बन रहा है। और वो कहाँ पे बन रहा है? वो बन रहा है भाई साहब आपके तमिलनाडु में। एक थूथीकुड़ी जगह है, थूथीकुड़ी जिला है, उसमें कुलशेखर पट्टिनम। क्या जगह का नाम है? कुलशेखर पट्टिनम। इस जगह पे ना दूसरा स्पेस पोर्ट बन रहा है। ठीक है, अब अगर लॉन्चिंग पैड मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 2 लॉन्चिंग पैड है, एक तीसरा लॉन्चिंग पैड बन रहा है और वो उसका नाम है TLP। इसको बोलेंगे थर्ड लॉन्चिंग पैड। क्या है ये? थर्ड लॉन्चिंग पैड। इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जब इतना बात आपको समझ में आ गया ना, तो एक चीज़ और समझिए फिर। ठीक है, एक चीज़ और समझिए कि थर्ड लॉन्चिंग पैड आपको समझ में आ गई। तो थर्ड लॉन्चिंग पैड के लिए ना एक रॉकेट बन रहा है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसका ये कितने टन के वजन को लेके जाएगा? तो भाई साहब ये 12,000 किलोग्राम से लेकर 14,000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को ले जाने का इनका क्या है, विचार है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप फिर बोलोगे सर एक बात बताओ कि मिसाइल लॉन्च करने के लिए भी कोई स्पेस पोर्ट है क्या? भाई साहब मिसाइल अगर आपको लॉन्च करनी है ना, या परीक्षण किया जाता है, याद रखिए कि उड़ीसा में एक जगह है, उड़ीसा में एक जगह है, और वहीं पे उड़ीसा में जो जगह है उसका नाम है चांदीपुर। चांदीपुर, वहीं पे टेस्ट रेंज है। और वहाँ पे जो द्वीप है उसका नाम है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम का पहले क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, ये उसका नाम था। आप बोलोगे ठीक है सर, इतनी चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई कि जो मिसाइल छोड़ी जाएंगी वो मैक्सिमम चांसेस, जब भी मिसाइल वाली बात आए, वो उसका क्या मतलब होगा, उड़ीसा के चांदीपुर में। ये चीज़ें ध्यान रखिए, उड़ीसा के चांदीपुर में अब्दुल कलाम, जो या जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, ये यहीं से छोड़ी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, मैं अभी आपको कुछ और समझाता हूँ। ये भाई साहब है आपका रॉकेट।
ये क्या है, ये आपका क्या है, रॉकेट है, ठीक है। अगर ये आपका रॉकेट है तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आग लगती है, ठीक है। जब आग लगती है, जब आप पहले स्टेज में रहते हैं ना, तो पहले स्टेज में जो रॉकेट रहते हैं ना, देखिए ये जो है, ये बूस्टर लगे रहते हैं, ऐसे बूस्टर लगे रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो जान लगता है ना रॉकेट को उठाने में, वो ज़मीन से लिफ्ट करने में ही सबसे ज़्यादा जान लगता है। और जो स्टेज वन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यही स्टेज वन को हमारी जो PSLV थी, उसने क्रॉस कर ली थी। 100 सेकंड तक ये चलता है। कौन सा चलता है, स्टेज वन चलता है। स्टेज टू में जब जाते हैं ना, तो स्टेज टू में क्या होता है, ये जो बूस्टर होते हैं ना, इनका काम केवल रॉकेट को लिफ्ट करना है, बस हो गया काम खत्म इनका। अब स्टेज टू में जब जाएंगे ना, तो जो स्पीड होती है उसे कम और ज़्यादा करनी रहती है, यानी कि स्पीड को कंट्रोल करना रहता है, एंड रॉकेट को डायरेक्ट करना रहता है, यानी कि उसके डायरेक्शन को दिखाना रहता है। तो ये स्टेज टू है। स्टेज टू भी हमारा पास कर लिया था PSLV ने, लेकिन PSLV का जब थर्ड स्टेज जाता है, और जहाँ पे इससे ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, वहीं पे ये क्या हो जाती है, फेल मार जाती है, और वहीं पे ये काम नहीं कर पाती है। इसीलिए पूरा का पूरा मिशन ही क्या होता है, पूरा का पूरा मिशन ही फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन जब फोर्थ स्टेज में जाएंगे ना, तो फोर्थ स्टेज में हमारा जो रॉकेट का लास्ट और ये जो सैटेलाइट होती है, इनका अलगाव होता है, ठीक है। कब होता है, फोर्थ स्टेज में। ये होता है, जो रॉकेट होता है ना, ये होता है रॉकेट का आगे वाला भाग, जो तिकोना टाइप का, इसी में सैटेलाइट को रखा जाता है। चाहे सैटेलाइट आप रख लीजिए, या कोई भी विस्फोटक पदार्थ रख लीजिए। अगर सैटेलाइट रखेंगे तो ये सैटेलाइट व्हीकल हो जाएगी, अगर इसमें विस्फोटक रख दिए तो ये तुरंत क्या बन जाएगी, मिसाइल बन जाएगी। समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये है कि देखिए, हुआ क्या है कि 12 जनवरी 2026 को इसरो PSLV C62 मिशन में तीसरे चरण में अंत में गंभीर खराबी आ गई थी, जिससे क्या हुआ, रॉकेट में वो पहुंच नहीं पाया। दूसरी लगातार विफलता, इससे पहले PSLV C61 जो है, उसने भी ऐसा ही हुआ था, उसके साथ भी। टोटल जो था इसमें DRDO का एक प्रमुख जो अवलोकन उपग्रह होता है, अन्वेष, ये भी था, ये भी इसके साथ खत्म हो गया। और इसके सहित 16 उपग्रह थे, जो भारत, ब्राजील के 5 थे, नेपाल, UK, ये सारे के सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए, क्योंकि मिशन ही अगर विफल हो गया तो सारा का सारा नष्ट हो ही जाना है, ठीक है। मई 2025 में ये C61 वाला तो आपको मालूम ही है। इसरो के जो अध्यक्ष है ना, V नारायणन, ये चीज़ याद रखिएगा, V नारायणन जो इसरो के अध्यक्ष है, उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जो कि फेल्योर के पीछे का राज समझेगी, ठीक है। और NSIL, जो कि आपको मैंने बताया कि न्यू स्पेस जो है इंडिया लिमिटेड है, वो 9वां वाणिज्यिक मिशन विफल हुआ है। अभी तक 9 बार मिशन विफल हो गया है। तो इससे थोड़ा हो सकता है कि जो बाहरी हमारे भाई साहब लोग हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा करे या इनका भरोसा कम हो जाए। लेकिन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, और ये 6 मार्च 19 में ये स्थापित होती है। ये इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। NSIL जो है ना, ये वाणिज्यिक कंपनी है, यानी कि ये जो विदेश वाले बोलते हैं कि मेरा सैटेलाइट छोड़ दो, मेरा सैटेलाइट छोड़ दो, तो ये बोलते हैं कि ठीक है आओ, ठीक है आओ, ये रॉकेट का तुम दाम दो, मैं तुम्हारा सैटेलाइट छोड़ूंगा, तुम्हारा सैटेलाइट छोड़ूंगा, तुम जो पैसा दोगे उससे मैं अपने देश का विकास करूंगा, मैं अपनी खुद की सैटेलाइट बनाऊंगा, मैं अपना खुद छोड़ूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से, क्योंकि इसरो के पास इतने पैसे थोड़ी है, जो या सरकार के पास इतने पैसे थोड़ी है जो इतना पैसा देगा इसरो को। तो इसरो खुद अपना काम खुद ही कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। संस्थापक इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई है, ठीक है, जिसके नाम पे तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है। मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में, अध्यक्ष जो है V नारायणन है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास रॉकेट कितने हैं, 4 तरीके के रॉकेट है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, 4 तरीके के रॉकेट है, इससे ज़्यादा रॉकेट अपने पास नहीं है। पहला जो है वो PSLV है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसको हम वर्क हॉर्स के भी नाम से इसरो बुलाता है। GSLV जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। LBM मार्क 3 जो है, ये भारत का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है, यानी कि अगर कोई सैटेलाइट सबसे भारी है ना, तो उसको यही लेके जाएगी। कौन लेके जाएगा, यही लेके जाएगी। SSLV जो है, ये केवल 500
500 किलोग्राम का अगर कोई चीज़ है तो उसको ले जाने में ये क्या है, सक्षम है। जबकि LVM जो है ना, ये 6 से 10 टन का जो वजन है उसको लेके जाने में कैपेबल है। ये साउंडिंग रॉकेट भी है, क्योंकि जो हमारा तुम्बा है ना, वहाँ से सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट को ही छोड़ा गया था। ठीक है। तो हमारा आपसे एक चीज़ एक और कंफर्म करिए कि अगर स्पेस पोर्ट की बात की जाए, स्पेस पोर्ट, तो हमारा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये भी स्पेस पोर्ट है। लेकिन ऐसा स्पेस पोर्ट जहाँ से सैटेलाइट छोड़ी जाती है तो एकमात्र है, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, एकमात्र है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक। अब चलते हैं आगे। ये दिया है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया है? तो ये मिसाइलों का परीक्षण का काम भाई साहब DRDO के पास ही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा ही होगा और किसी के द्वारा नहीं होगा। अगर हम ये बात करें कि ये भाई साहब चर्चा में किस लिए है, तो चर्चा में इसलिए है ना कि ये DRDO ने क्या काम किया कि ये थर्ड जनरेशन की है। क्या है? थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। अब बोलेंगे सर ये थर्ड जनरेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले फर्स्ट समझो। फर्स्ट मिसाइल ऐसी होती थी ना, फर्स्ट जनरेशन में कि मिसाइल को अगर आप लॉन्च कर रहे हो ना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक लक्ष्य पे आपको निशाना बनाना है। लक्ष्य पे जो अपना रॉकेट है, मिसाइल है, इसके ऊपर अपना ध्यान देना है कि ये जाके लक्ष्य पे लगेगी या नहीं लगेगी, फिर इसको कंट्रोल भी करना होता था। जब सेकंड जनरेशन आता है तो उसमें क्या है कि लक्ष्य पे केवल निशाना बनाना रहा, एक बार मिसाइल को दाग दो, मिसाइल को दाग दिए, और ये मिसाइल को कंट्रोल नहीं करना है, अब सीधा लक्ष्य पे नज़र रखना है। ठीक है। ये जो थर्ड वाला है ना, थर्ड में ऑपरेटर का कोई काम ही नहीं भाई। मिसाइल को तुम एक बार दागो, मिसाइल को दाग दो, लक्ष्य से किसी पे निगरानी नहीं रखनी है। मतलब ये फायर एंड फॉरगॉट, फायर करो और दागो और भूल जाओ। यानी कि एक बार फायर कर दिया तो वो ढूंढ ढूंढ के उसको मारेगा, कहाँ तो जाएगा वहां तक ये जाकर के इसको मारेगा। ठीक है। तो वही बात है कि ये भारत की स्वदेशी, ये इंडिजीनियस है, यानी कि खुद DRDO ने बनाया तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है। ये एंटी टैंक है। ये जब जैसे मान लो यहाँ पे ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, यहाँ से ये जाएगी तो ये जो टैंक होता है ना, ये ऐसे मान लो टैंक है, तो ये ऐसे जा करके ये ऐसे मारेगा। ठीक है। तो ये टैंक को ख़त्म करने वाला मिसाइल है। ठीक। ये जो DRDO जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है जो देश की रक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार बनाते, मिसाइल बनाता है, रडार भी बनाता है और रक्षा तकनीक, ये सब चीज़ें 1958 में ये अस्तित्व में आया था। नई दिल्ली में इसका जो है क्या है, नई दिल्ली में क्या है, ये इसका मुख्यालय है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग, इस टाइप का करके क्या है, इसके पास मिसाइलें हैं। तो MPATGM ये भी आ गया। इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर समीर भी कामत है। अगर मैं आपको बात करूँ, देखो जो मिसाइलें होती है ना, मिसाइलें बहुत टाइप की होती है, मिसाइल बहुत टाइप की होती है। अब डिपेंड कर रहा है कि मिसाइल को किस आधार पे देखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसके स्पीड के आधार पे देखना है, स्पीड के आधार पे देखना है, तो मैं बोलूँगा कि अगर जो 5 मैक से कम की मिसाइल रहेगी उसे सुपरसोनिक बोलूँगा। क्या बोलूँगा? सुपरसोनिक बोलूँगा। अब बोलोगे सर ये 5 मैक क्या होता है, ये मैक है क्या? मैं बोलूँगा भाई ये ध्वनि को मापने की एक इकाई है मैक। ठीक है। तो ध्वनि की चाल की ये इकाई है। अगर 5 मैक से कम की स्पीड है तो मैं बोलूँगा क्योंकि वो सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर कोई चीज़ 5 से ऊपर की है तो मैं उसे क्या बोलूँगा? उसे बोलूँगा हाइपरसोनिक मिसाइल है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बोलोगे सर कभी कभी मैं सुनता हूँ कि एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, ये क्या है? तो भाई साहब वो मारक क्षमता के आधार पे है कि वो हवा से एयर टू एयर मारने वाली है या एयर टू सरफेस मारने वाली है या सरफेस टू सरफेस मारने वाली है। ठीक है। तो ये अलग ही इनका बवाल चल रहा है। तो डिपेंड करता है कि किस आधार पे हम देख रहे हैं किसी मिसाइल को। ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी
मैं आपको और भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे स्पेस से और मिसाइल इन सब का एक अलग से क्लास लेना है। मैं उसमें जब लूँगा क्लास तो मैं आपको भरपूर एकदम अच्छे से और इत्मीनान से बताऊंगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन। अच्छा, लेकिन अभी तो इसमें एक चीज़ और देखिए, ये क्या है कि विकसित करने वाला जो संगठन है वो डीआरडीओ है। जो मिसाइल का नाम है MPATGM, ठीक है। मैन पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब आप लेके जा सकते हैं, कोई भी सैनिक इसको ढो सकता है कंधे पर अपने। एंटी टैंक है, गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मतलब इसमें एक वो लगा है, जीपीएस टाइप की चीज़ें लगी है जो इसका नेविगेट करती रहेंगी। ये ढूंढ ढूंढ के मारेगा, ठीक है। ये तीसरी पीढ़ी के थर्ड जनरेशन, मैंने आपको समझा दिया। ये ड्रॉप अटैक है, यानी कि ऊपर से ये अटैक मारता, फायर एंड फारगेट है, ठीक है। पूरी तरीके से क्या स्वदेशी ऊपर से हमला करता है। कहाँ पे इसे परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया केके रेंज में। कहाँ पे? केके रेंज में। कलसुबाई कुकड़ी जो पर्वत श्रृंखला है ना, वहाँ पे किया गया है। अहिल्या नगर जो है, जिसका नाम अभी अहमदनगर था ना, अहमदनगर का नाम बदल के क्या किया गया है, अहिल्या नगर, तो वहाँ पे यह किया गया है। और इसका जो अधिकतम रेंज है वो कितना है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला, कौन दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है? तो वो भाई साहब कोई और नहीं, विराट कोहली। हमारे भी चचेते हैं, आपके भी चचेरे होंगे, क्योंकि विराट कोहली का जो प्रदर्शन है, विराट कोहली की जो किसी चीज़ के प्रति देखने का नज़रिया है ना, वो बहुत शानदार है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनका खेल, और उनका जो एटीट्यूड है वो भी अच्छा लगता है। सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर है, जो कि 1989 से 2013 तक खेले थे, 664 मैच खेले थे, 782 पारी थी, जिसमें से 34,357, यानी कि अपने भारतीय खिलाड़ी के ऊपर है। और दूसरे नंबर पे विराट कोहली हैं। इन्होंने कुमार संगकारा को क्या किया, पछाड़ा है, और 2868 रन बना करके ये टॉप सेकंड पे है। अगर हम बात करेंगे कि ये कब हुआ, तो इंडिया अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, वहाँ पे ये ख्याति प्राप्त हुई है, ठीक है। कितना पारी 93 इन्होंने बनाई थी। 93 जैसे ये बनाते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, 2868 रन बना करके एक कीर्तिमान हासिल कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, तो वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जिसका मुख्यालय यूएई के दुबई में है, और इसकी स्थापना 1909 में होती है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो जय शाह है, और जय शाह जो है वो अमित शाह के बेटे हैं, और सबसे कम उम्र के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करता हूँ कि कोई भारत में भी ऐसा संस्था है, तो वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि 1928 में बनते हैं। और इसके जो हेड है वो मिथुन मिन्हास है। और भारत का जो पहला टेस्ट मैच खेला जाता है वो कब खेला जाता है, 1932 में वर्सेस इंग्लैंड खेला जाता है, ठीक है। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे 78 सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको मेरी वीडियो वास्तव में पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाने का मन है, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी है तो आप मुझे मेरी वीडियो और कंटेंट की वजह से मुझे पहचाने, ना कि किसी के शेयर करने पर मुझे पहचाने, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ अपना पीडीएफ, यहाँ पे रहता है, ठीक है। अभी जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन में क्या है कि IICDM इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ये 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, इंटरनेशनली हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है। इंडिया कर रहा है, तो इंडिया का कौन सा विभाग कर रहा है? तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो आप बोलोगे सर इलेक्शन कमीशन तो कर रहा है, ठीक है, तो बता दो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो मैं बोलूँगा कि ये ज्ञानेश साहब है। बोलोगे ठीक है, ज्ञानेश कुमार है। तो आप बोलोगे सर ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्या? मैं बोलूँगा हाँ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। बोलोगे सर कौन सा अनुच्छेद के तहत इनको इनको चुना जाता है? या मैं बोलूँगा कि यार ये 324 है ना, इसके तहत हमारे संविधान में बोला गया है कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक चुनाव आयोग होना चाहिए।
आप बोलोगे सर ये स्वायत्त है क्या? मैं बोलूँगा कि हाँ ये बिल्कुल स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है। आप बोलोगे सर ये वैधानिक है या स्टेटवरी है? मैं बोलूँगा कि ये भाई साहब वैधानिक नहीं है, ये क्या है, ये संवैधानिक है। क्या है ये? संवैधानिक। आप बोलोगे सर कैसे पता चला कि ये संवैधानिक? मैं बोलूँगा कि यार ये देख रहे हो ना अनुच्छेद, जैसे ही अनुच्छेद आपको लिखा हुआ दिखाई दे दिया, आप समझ लेना कि संविधान में इसका उल्लेख है। और जब संविधान में इसका उल्लेख है तो मतलब ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। आप बोलोगे वाह सर संवैधानिक संस्था है। तो आप बोलोगे कि सर संवैधानिक संस्था समझ में आ गया। अभी के ज्ञानेश कुमार है, पहले के कौन थे? सबसे पहले कौन थे? तो मैं बोलूँगा कि सुकुमार सेन साहब थे। सुकुमार सेन साहब थे। ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर अब मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गया। मैं बोला कि अगर आपको आ गया तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। तो बोलोगे ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि कार्यक्रम जो है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट है, ये कब से कब तक चलने वाला है? तो ये चलेगा 21 से 23 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पे चलेगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में चलेगा। 3 दिन तक ये चलने वाला है। इसको इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है। यहाँ पे पूरी दुनिया भर से 100 प्रतिनिधि आएंगे चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए। इसका जो थीम है वो याद कर लेना भाई। ये थीम पक्का पूछेगा कि डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये थीम जरूर याद रहना चाहिए आपको। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार है। और क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है प्लस 2 जो होता है वो एडिशनल क्या होते हैं? एडिशनल चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है। तो सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी इनके साथ रहेंगे। ठीक है। और द्विपक्षीय बैठकें होंगी क्योंकि और भी लोग इनके अलावा जो 100 प्रतिनिधि आ रहे हैं, इनके अलावा भी आईआईटी से आईआईएम से इन संस्थानों से भी लोग आते जाते रहेंगे। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें जो याद करना था, हमें ये याद करना था कि इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला, तो हमारा चुनाव आयोग करेगा। भारत का जो संवैधानिक ये जो चुनाव आयोग है ना, ये भारत का संवैधानिक है और स्वतंत्र निकाय है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये चीज याद रखिएगा कितने का चुनाव कराता है। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ये हमारा जो भारत का चुनाव आयोग है वो कराता है। ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी 25 जनवरी को इसीलिए क्या मनाया जाता है? मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ये संवैधानिक आधार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 324 में बात की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो चुनाव की तिथि है वो घोषित करना, मतदाता जो आचार संहिता होता है वो लागू करना, मतदाता सूची जो होती है उसकी तैयारी करना, ईवीएम वीवीपीएटी का उपयोग व निगरानी कौन सही है कौन क्या है, क्योंकि ईवीएम वीवीपीएटी तो ये सब बस वैसे ही चलता चला आ रहा है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, जो कि ये सब चीज़ें हो नहीं रही है। ठीक है। बोला जा रहा है कि 98वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए कितनी भारतीय फिल्में क्वालिफाई की हैं? तो टोटल 5 की है। ठीक है। और इनके अगर नाम की बात करेंगे तो ये नाम है कि आजकल 2026 के लिए कांतारा आ लीजेंड, तन्वी द ग्रेट, महाअवतार, टूरिस्ट फैमिली, सिस्टर, मिडनाइट, इन्होंने क्या किया है? क्वालिफाई किया है किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। अगर हम बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो ये वो संस्था है जो ऑस्कर अवार्ड देती है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज किस लिए देती है? क्योंकि अगर पूरे विश्व स्तर पे कोई फिल्म अगर बहुत अच्छा कर रही है तो वो उसके लिए देती है। ठीक है। सिनेमा के क्षेत्र में अगर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो ये उस पुरस्कारों से क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं। स्थापना इसका 1927 में हुआ था। इसका अध्यक्ष अभी लिनेट हावेल टेलर है। मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार दिया गया है? तो वो कोई और नहीं, हमारी जो स्वाति शांता कुमार जी हैं उनको दिया गया है। तो ये क्या है? ये यूएन
पीस कीपिंग जो फोर्स थी ना उसकी सदस्य हैं, और ये एक मिशन पे गई थी। कहाँ पे मिशन था? साउथ सूडान में। साउथ सूडान में। तो ये वहाँ पे रहने वाली जो महिलाएं थी ना, महिलाएं, पहली बात तो ये लैंगिक समानता की बात की है, मतलब सभी लोग क्या है, समान है, कोई महिला और कोई पुरुष नहीं है। तो वहाँ पे जो रहने वाली पुरुष फीमेल थी ना, वो उन्होंने भी इनको देखा और इनको देख करके उन्हें भी क्या मिला, प्रेरणा मिला है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे और भी काम किए हैं। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें पुरस्कार का जो नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार। और अगर हम यूएन के जो सचिव है उनकी बात करेंगे तो उनका नाम क्या है? महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस। गुटेरस। ये कहाँ के नागरिक है? तो ये है पुर्तगाली। कहाँ के हैं? पुर्तगाली है। ठीक है। क्षेत्र जो था इनका वो लैंगिक समाज से शांति स्थापना, यानी कि जो जेंडर बेस्ड था ना, वो उस पर शांति स्थापित की है। मिशन जो इनका था यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, साउथ सूडान में भेजा गया था। और साउथ सूडान प्रोजेक्ट जो था इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले? बेंगलुरु की रहने वाले है। हमारी जो पीस कीपिंग जो फोर्स होती है ना, वो क्या होती है? देखो, जैसे हमारा अगर ये इंडिया है, तो इंडिया में हमारे पास क्या है? आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, बीएसएफ है। ये सब है किस लिए? किस लिए आखिर जो सेना है इन्हें किस लिए बनाया गया? इन्हें इसलिए बनाया गया कि भाई साहब कोई आतंकवाद की भावना न पैदा हो, नागरिकों की सुरक्षा स्थापित हो सके। ठीक है। और कोई अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो हम युद्ध भी कर सकें। सब मिला के ये है कि देखो, चाहिए शांति, अगर शांति है तो फिर कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे शांति नहीं होती वहाँ पे युद्ध करना जरूरी। कोई अगर आपको मारेगा तो आप भी उसे मारेंगे। सेम यही काम है कि ये क्या काम करता है कि युद्ध विराम जो होता है ना, युद्ध विराम करवाते हैं। और युद्ध विराम अगर दो देशों के बीच हो गया तो उसका पालन करवाता है। ये नहीं कि अभी युद्ध विराम हुआ है फिर उसके बाद दोबारा वो आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दे, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं भाई, तुम्हें याद है ना कि युद्ध विराम हुआ है। ठीक है। फिर ये लड़ाई रोकते हैं, लड़ाई रोकना भी इन्हीं का काम है। आम नागरिक जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। चुनाव उनाव कहीं पे हो रहे हैं तो वहाँ पर भी ये मदद करते हैं। और मानव अधिकार, आपको मालूम है कि UNHRC एक संस्था है भाई साहब, यूएन की। इसका क्या काम था कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकारों के लिए लड़ती है ये। जब भी कुछ मानव के खिलाफ कोई कांड होता है ये तुरंत खड़ा हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पार्शलिटी भी हो जाती है। अगर मैं बात करूंगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना होती है। और जो पहला मिशन चलता है वो किसके? सऊदी अरब, सऊदी अरब एंड वर्सेस किसके? इजराइल के चल रहा होता है। इजराइल के चल रहा है कब? 1948 में। तो ये सबसे पहले फिर इसी को स्थापित किया गया। किसको? यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला मिशन भेजा गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और तभी से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स अस्तित्व में आई थी। इनको ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने पहन रखा है ना, इन्होंने यहाँ पे पहन रखा है जो कैप है ना। देखो, वर्दी तो आप अपने देश की पहनेंगे, लेकिन जो कैप है ना वो किसकी पहनेंगे? वो ब्लू कैप पहनेंगे, चाहे बैरेट कैप हो या फिर अगर आप, जैसे मैं बोलता हूँ कि बैरेट कैप देखो क्या होता है। इन्होंने जो पहन रखा है ना इधर, इधर जो स्वाति सांता ने पहन रखा है ये बैरेट है। ठीक है। और जो उधर पहन रखा है वो हेलमेट है। तो इसीलिए इसे ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट वाली फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में आया था। यूनाइटेड नेशंस जो है वो कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 में अस्तित्व में आया था। आप बोलोगे सर इससे पहले भी आया था क्या? मैं बोलूँगा हाँ यार, ये 1919 के आसपास आया था, लीग ऑफ नेशंस के नाम से। लीग ऑफ नेशंस के नाम से।
आप बोलोगे सर ये कहीं कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। मैं बोला कि बिल्कुल पढ़े होंगे भाई, लीग ऑफ नेशंस के नाम से आया था। आप बोलोगे सर तो फिर ये इसका नाम क्यों चेंज हुआ? भाई साहब जब ये आया था ना, तो इसका क्या काम था? इसका काम था कि युद्ध को रोकना, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो ही गया था। तो अब युद्ध न हो, यानी कि युद्ध को रोकना इसका काम था। लेकिन इसमें जो अमेरिका था ना, अमेरिका जो कि स्थापित करने वाला देश था, ये खुद ही इसका सदस्य नहीं था, ये खुद ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। यानी कि ये जो युद्ध रोकने का काम था, क्योंकि इसके पास कोई शक्ति ही नहीं दे रखी थी भाई, इसके पास कोई अपनी खुद की सेना थी ही नहीं। जब सेना नहीं थी तो ये कैसे रोकेगी? यानी कि ये जो लीग ऑफ नेशंस है ना, ये फेल मार जाता है। फिर सारे मिलते हैं, क्या करते हैं, फिर सबके सब मिलते हैं। फिर जब सबके सब मिलते हैं, कहते हैं कि यार अब कुछ करते हैं, अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी नुकसान हो गया है, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी इन सब पे हमने दाग दिया है, बम भी दाग दिया है, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, कुछ करना पड़ेगा तो करो। फिर 1945 में वही क्या होता है, 1945 में बन के आता है यूनाइटेड नेशंस, और इसमें 5 देश आते हैं। 5 जो देश है ना, वो क्या बनते हैं, यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर बनते हैं। परमानेंट मेंबर बनते हैं। क्या बनते हैं? परमानेंट मेंबर बनते हैं। अब बोलोगे सर क्या हो गया परमानेंट मेंबर बन के? भाई साहब इनके पास ना निषेधाधिकार है, निषेधाधिकार है। बोलोगे सर ये क्या होता है निषेधाधिकार? मैं बोलूँगा यार वीटो पावर होती है। अब बोलोगे सर क्या हो गया? मैं बोलूँगा ठीक है यार, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप ऐसे समझो। फिर देखो यूनाइटेड नेशंस के पास ना 6 अंग है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, वो 6 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 6 भागों में बटा हुआ है। आप बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, 6 भागों में बटा है तो। मैं बोलूँगा हाँ यार बात तो कोई नहीं है। तो मैं बोलूँगा उसी में ना एक भाग है यार, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें ना 5+10 का खेल चलता है। क्या है? 5+10। आप बोलोगे सर क्या हो गया? मैं बोलूँगा वो जो 5 देश थे ना जिन्हें वीटो पावर मिला था, वो इसी में रहते हैं, 5 वाले में। और ये 5 जो है ना वो कभी नहीं बदलते। टोटल अगर सिक्योरिटी काउंसिल में 15 लोग होते हैं, ये 5 कभी नहीं चेंज होंगे। और ये जो 10 रहते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं, इनके टर्म्स बदलता रहता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में ना 193 देश है, तो ये सबका टर्म्स अलग अलग आता रहता है। आप कहोगे सर ये वीटो पावर क्या है? मैं बोलूँगा कि भाई अगर आप बोलोगे कि ये काम होना चाहिए, और उस 5 में से कोई एक बंदा बोल देगा, या 4 लोगों ने बोल दिया कि ये काम होना चाहिए, तो उसमें से कोई एक भी बोल दिया कि नहीं नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो जो एक आदमी है ना, वो उन चारों पे भारी पड़ जाएगा। अब बोलोगे सर ये 5 देश तब है कौन? तो मैं बोलूँगा यार याद कर लो फिर। FB का कार। आप बोलोगे सर क्यों घुमा रहे हो? मैं बोलूँगा घुमा नहीं रहा है यार। ये हो गया, F से फ्रांस हो गया, B से ब्रिटेन हो गया, B से क्या हो गया? ब्रिटेन। ठीक है, B से ब्रिटेन हो गया। का जो है ये साइलेंट कर लो। C से चाइना, A से अमेरिका, और R से रसिया। आप बोलोगे सर ये है क्या, ये सारे के सारे फेसबुक का आकार ये है? मैं बोला हाँ भाई, इन्हीं को क्या मिला है, इनको मिला है सिक्योरिटी काउंसिल में पद मिला है 5 का, वो भी परमानेंट मेंबर का मिला है। यानी कि ये तो चेंज होंगे नहीं। ठीक है, परमानेंट मेंबर जब मिला है तो इनके पास वीटो पावर है। इसीलिए ऐसा होता है कि रसिया चाहता है कि भारत जो है इसका सदस्य बन जाए, परमानेंट मेंबर में बन जाए, लेकिन हर बार चाइना क्या उस पर टांग अड़ा देता है। यानी कि आपको कोई भी चीज़ अगर भारत को इसमें अंदर आना है, तो सारे के सारे यानी कि फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना, सब की सब सहमति चाहिए। इसमें से अगर किसी एक ने भी बोला कि नहीं इंडिया नहीं आ सकता, मतलब इंडिया नहीं आ सकता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये देखिए टोटल 193 देश है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। 6 इसके अंग है कि महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है,
और ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस की जो प्रमुख एजेंसियाँ मैंने यहाँ पे दे रखी है, और इसका जो एंटोनियो गुटेरेस है महासचिव, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, लेकिन याद रखिए ये कार्यकाल जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो अभी जो ब्रिक्स है उसकी जो अध्यक्षता है वो तो इंडिया कर रहा है, और इससे पहले जो किया था वो कौन किया था, ब्राज़ील किया था। ब्राज़ील किया था, कहाँ पे किया था, रियो में किया था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये भारत कौन से नंबर का कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि यार ये 18वें नंबर का कर रहा है। कौन से नंबर का कर रहा है, 18वें नंबर का कर रहा है। आप बोलोगे सर 17वें नंबर का कौन किया है, तो मैं बोलूँगा कि यार ब्राज़ील किया 2025 में, तो यही 17वें नंबर का करेगा। तो आप बोलोगे ठीक है, बढ़िया है। तो आप समझ लो कि ब्रिक्स है क्या फिर, BRICS, ब्रिक्स हो गया। ये हो गया बी से ब्राज़ील, यानी कि इसका फुल फॉर्म है, ये है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जब ब्रिक्स ना, ब्रिक्स कब बना था, ये सबसे पहले ब्रिक बना था, ये कब बना था, ये 2006 में। इन्होंने बोला कि यार चलो देखो हम लोग विकासशील देश है, ठीक है, विकासशील देश है तो हम सारे देशों का कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो चलो हम लोग मिल करके कुछ करते हैं। हम लोग एक क्या बनाते हैं, हम लोग एक संस्था बनाते हैं। तो यहाँ इन्होंने एक बना दिया ब्रिक। फिर बोले कि ठीक है, तो साउथ अफ्रीका आके बोला 2010 में, 2010 में आया, बोला कि यार तुम लोग जो सम्मेलन कर रहे हो ना, शिखर सम्मेलन कर रहे हो, इसमें मुझे भी ले लो। तो सबने बोला कि ठीक है यार, तो भी आ जा। जब ये 2010 में साउथ अफ्रीका आता है, तो जो ब्रिक है वो क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। याद रखिए कि इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, सब बारी बारी से इसकी अध्यक्ष, इसका कोई अध्यक्ष भी नहीं, सब बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अभी इंडिया की बारी है, तो इंडिया के बाद अभी जो होगा वो चाइना में होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। लेकिन अभी इससे पहले, इंडिया से पहले कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। अब बोलोगे सर रसिया में तो होना चाहिए था, मैं बोलूँगा हाँ यार रसिया में तो होना चाहिए था, लेकिन रसिया में कब हुआ था, रसिया में हुआ था 2024 में। 2024 में कहाँ पे, कजान में। अब बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, रसिया के बाद तो इंडिया का नंबर आना चाहिए था। तो मैं बोलूँगा हाँ यार रसिया के बाद इंडिया का नंबर आना चाहिए था, लेकिन ब्राज़ील जो था ना, इस ये 2024 में करने वाला था, लेकिन 2024 में एक चीज़ और होने वाला था, G20 का शिखर सम्मेलन। और ये भी बड़े लेवल का है, क्योंकि ये जो वैश्विक सम्मेलन है। तो ब्राज़ील ने क्या काम किया कि बोला रसिया से कि भैया एक काम कर, 2024 में तू कर ले, मैं 2025 में कर लूँगा। ठीक है, तो ये बोला कि ठीक है मैं कर लेता हूँ। इसीलिए दिक्कत ये हुआ कि ब्राज़ील अभी से कर रहा है, 2025 में किया रियो में, और इंडिया अभी कर रहा है, इसीलिए इनके नेम में। लेकिन अगला जो है वो फिक्स है, वो चाइना में ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, इसमें कितने मेंबर है, मैं बोलूँगा यार देखो, पहले तो अभी तक तो 5 मेंबर थे, लेकिन ये 2024 में और भी मेंबर जुड़े। तो आप कहोगे सर कौन जुड़ा है, तो मैं बोलूँगा कि ईरान जुड़ा है, ईरान जुड़ गया, इजिप्ट जुड़ा है जिसे मिस्र बोलते हैं, इथियोपिया जुड़ा है, इथियोपिया जुड़ गया, और यूएई जुड़ा है। अब बोलोगे सर ये कब जुड़े हैं, तो मैं बोलूँगा यार ये सन 2024 में जुड़े। अब बोलोगे वाह अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये 5 तो ये थे, 4 ये, 9 हो गए। अब बोलोगे सर कोई और भी है क्या, मैं बोलूँगा हाँ, 2025 में भी एक जुड़ा है, उसका नाम क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, अब ये इंडोनेशिया जो है ना, ये 10वां सदस्य है। तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स का जो 10वां सदस्य है वो कौन है, इंडोनेशिया है। लेकिन कहीं कहीं जैसे डालोगे ब्रिक्स में कितने सदस्य हो, तो 11 आएगा, 11 आएगा। ये इसमें किसका नाम आएगा, सऊदी अरब का, सऊदी अरब का। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सऊदी अरब ने भी ये बात नहीं बोला कि मैं ब्रिक्स का जो है वो सदस्य बन गया हूँ। तो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए,
मैं उसका जो मेन है ना, विदेश मंत्रालय से मैंने ये कटिंग भी लेके आई है कि 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई है, और 2025 में इंडोनेशिया, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ब्रिक्स जो है ना वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, और इसके जो सदस्य वो आपसी आर्थिक, राजनीतिक और बढ़ाते हैं। पहले जो स्थापना 2006 में हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन 2009 में होता है, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल होता है। और इन्होंने एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाते हैं। क्या करते हैं, बैंक भी बनाते हैं। कब बनता है, जुलाई 24 में। और इसी का नाम ब्रिक्स बैंक भी है। ये बनाते हैं किस लिए, जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक है उसके खिलाफ ये बनाए हैं, ठीक है, उसके खिलाफ बनाए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो अभी हुआ है, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो बात क्या है कि भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करा, और ये भारत ने 1 जनवरी 2026 से ब्राजील से आधिकारिक तौर पर क्या कर लिया, अध्यक्षता ग्रहण कर ली। यानी कि अब अध्यक्ष कौन है 1 जनवरी 2026 से, ये इंडिया है, ठीक है। और ये भारत की क्या है, चौथी ब्रिक्स अध्यक्षता है। थीम इसकी जो है ना, बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप देखेंगे तो देखिए, बी हो गया, ये आर हो गया, ये आई हो गया, सी हो गया, एंड एस हो गया। देख रहे हैं, ये इंडिया की क्रिएटिविटी है। जो थीम है ना, थीम भी ऐसी रखा कि ब्रिक्स हो जाए। समझ में आ रही बात। और भारत द्वारा आधिकारिक जो लोगों में है वो कमल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, कमल है। और वो भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैसे है, नमस्ते की मुद्रा में है। कैसे है ये, नमस्ते की मुद्रा में है। और अब ब्रिक्स में 10 पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। और ये जो 2026 में होगा, क्योंकि 2006 में ब्रिक्स स्थापित हुआ था, और इसको 20 साल इसका क्या है, पूरा होने वाला है, ठीक है, पूरा होने वाला है। लास्ट कौन सा है, इंडोनेशिया। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं रिवीजन वीक की बात करता हूँ, रिवीजन में अगर चलेंगे तो आकाशा एयरलाइन जो है वो IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की कौन से नंबर की एयरलाइंस बनी, 5वीं है। कौन कौन सी है, पहले कौन कौन सी थी, तो पहले एयर इंडिया थी, एयर इंडिया थी, फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस, फिर स्पाइस जेट एंड इंडिगो, ठीक है, इंडिगो। फिर उसके बाद कौन सी बनी है, आकाशा बनी है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, क्या करना पड़ता है IATA में जाने के लिए। तो मैं बोला कि यार देखो, IATA पहले पूछोगे IATA क्या है, तो मैं बोलूँगा ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। अब बोलो कि सर इसमें इसका क्या काम है। मैं बोलूँगा यार, जो पूरी दुनिया भर में जो एयरलाइंस है ना, उनको ये संचालित करने का काम करता है, उनके लिए नियम बनाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें कितने एयरलाइंस है, मैं बोलूँगा 360 से ज़्यादा एयरलाइंस है इसमें। तो आप बोलोगे ठीक है, तो मैं फिर बोलोगे कि सर इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई साहब, ये एक सेफ्टी ऑडिट करवाता है। और वो जो सेफ्टी ऑडिट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। यानी कि उसमें आपको हर एक एंगल से देखा जाता है कि आपके रख रखाव कैसे हैं, आपके जहाज़ की सिक्योरिटी कैसे है, आपके जहाज़ की साफ़ सफाई कैसी है, आपका ऑपरेशनल चीज़ें कैसी है, सब चीज़ें देखा जाता है, ठीक है। कि मैंने आपको दे दिया कि एयरलाइंस जो आकाशा है वो 2021 में बने थे। 2022 में उसने पहली बार उड़ान भरा था। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये मैंने आपको दे दिया था। 2026 को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। किस राज्य का कई पन्ने बना भारत का पहला बायो जिला, तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ आयोजित होगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगर बात करें गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो किस देश के लिए एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया है, तो वो इटली के लिए। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो वो है रेवती मोहित डेरे, ठीक। और थैंक यू सो मच। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस सारे कंटेंट को इकट्ठा करने में, आपको ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।